तो नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने भौगोलिक शब्दावली से संबंधित शब्दावलियों को स्टार्ट किया था और उसे हमने क्रीक और निवेशिका पे ख़त्म किया था, तो यहीं से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्रीक और निवेशिका जैसे कि क्या होता है, खाड़ी का ही एक छोटा सा रूप होता है। में आप देखेंगे कि खाड़ी जैसे क्या होती है। एक आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि वह समुद्र का मतलब वह भूभाग पानी का जो 3 ओर स्थल से घिरा हो, तो ये खाड़ी हो जाती है। ठीक है। और जो मैंने आपको गल्फ़ कंट्री के बारे में बताया था, तो गल्फ़ कंट्री आपको बताया था कि एक इस तरीके से जो 3 ओर से इस तरीके से घिरा हो, जो सकरा हो, तो उसको हम गल्फ़ बोलते हैं। ठीक है। जैसे हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ होती हैं, जैसे यूएई, बहरीन, कतर, ये सब हमारी क्या हैं, गल्फ़ कंट्री हैं। तो जो क्रीक और जो निवेशिका जो होता है, ये भी गल्फ़ की तरह ही होता है, लेकिन ये बहुत ही नैरो होता है, ये उससे भी ज़्यादा नैरो है। आप इस तरीके से ऐसे समझें, इस तरीके से, और उसके बीच में ये इस तरीके से जल ये समुद्र का चला जाता है, और ये इस तरीके से 3 ओर से ये घिरा भी होता है। तो आप देखेंगे जैसे कि आपने सुना होगा कोरी क्रीक, सर क्रीक जिसे हम बोलते हैं, और एक माहिम क्रीक, जिसमें पाकिस्तान, कोरी क्रीक में तो पाकिस्तान और भारत का जो विवाद चल रहा है। पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा यहाँ से जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर लाइन है वो यहाँ से होकर के जाती है, तो वही विवाद वाला हिस्सा है। जैसे कि ये क्या है कि मुंबई जो है माहिम क्रीक के चारों ओर बसा हुआ है। और भी आप अगर स्थल खंडों में आप देखेंगे तो इस तरह की आकृति आपको मिल जाएगी, तो जिसे हम क्रीक बोलते हैं। आपको अकेले भारत में नहीं, आपको किसी भी भूभाग में आप देखेंगे जो समुद्र के तटीय क्षेत्र के किनारे हैं, तो आपको ये इस तरह की बनावट आपको मिल जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीक या निवेशिका बोलते हैं। तो यहाँ से ये पानी अंदर स्थल की तरफ ये चला आता है। ठीक है। अगला देखते हैं, जल डमरूमध्य या स्ट्रेट। ठीक है। अब इसका हम अगर नाम हिंदी से समझते हैं तो जल डमरूमध्य क्या मतलब, इस तरह की कुछ आकृति बनती है। डमरू आप देखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर एक ये भूभाग हो गया, एक भूभाग ये हो गया, और ये जो चैनल हो गया, वाटर चैनल। तो इन दो भूभागों के बीच में 2 समुद्रों को जो मिलाने वाला है, एक वाटर बॉडी यहाँ होगी, एक वाटर बॉडी यहाँ होगी, और यहाँ पर ये भूभाग होगा। तो इन 2 भूभाग को मिलाने वाला जो चैनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जल डमरूमध्य या स्ट्रेट बोलते हैं। जल डमरूमध्य कभी कभी बहुत चौड़े भी हो सकते हैं और बहुत सकरे भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि पतली समुद्री धारा जो 2 बड़े समुद्रों को मिलाती है या 2 देशों को अलग करती है, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट है आपका, जो मलेशिया व सुमात्रा के मध्य है। तो मैप में आप देखेंगे तो ये आपको काफ़ी मतलब बड़ा आपको दिखाई देगा, छोटा नहीं दिखाई देगा। यहाँ से तो हमारे समुद्र से जहाज़ों का आवागमन भी होता है, जो दक्षिणी चीन सागर से होते हुए, अंडमान सागर से होते हिंद महासागर में आते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज तो काफ़ी ज़्यादा पेपरों में, न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में आपने देखा हो, काफ़ी विवाद उस समय रहा था। ये ईरान और ओमान के बीच पड़ता है, और यहीं से होकर के जिस तरीके से ये ईरान का हो गया और ये अरब प्रायद्वीप हो गया, ये इस तरीके से कुछ इसकी बनावट हो जाती है। कहीं पे ये काफ़ी चौड़ा हो जाता है, कहीं पे ये सकरा, तो एक ये नैरो पैसेज है, तो हॉर्मुज स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये अरब सागर और ये जो हमारी फारस की खाड़ी के बीच में पड़ता है, तो एक नैरो पैसेज भी हो जाता है, और 2 सागरों के बीच में और ये 2 आप ये ज़मीन देखेंगे इस तरीके से, इनके बीच में सबसे फेमस है जो, जब भी हम कभी पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट के बीच में। जिब्राल्टर ये जो आप देखेंगे तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है। ठीक है। स्पेन हमारा पड़ता है यूरोप महाद्वीप में, और जो मोरक्को पड़ता है वो हमारा अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का ये उत्तरी हिस्सा हो गया, और ये हमारा यूरोप महाद्वीप का, तो इस तरीके से, तो ये हमारा ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे कौन कौन से, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन वाला ये बीच वाला क्षेत्र हो गया, और ये मेडिटेरेनियन सी वाला हो गया, भूमध्य सागर वाला, तो ये 2 सागरों को मिलाता है। अच्छा, जो स्पेन है, स्पेन जो जिब्राल्टर है, यहाँ पर जिब्राल्टर यूके की जो एक छोटी सी टेरिटरी है यहाँ पर, जिस पर यूके का अधिकार है, और ये स्पेन का हिस्सा नहीं है। स्पेन के पास है, लेकिन ये स्पेन के हिस्से में नहीं आता, ये यूके टेरिटरी में आता है। तो ये जिब्राल्टर स्ट्रेट हो गया। एक अगर पूछें कि कोई हमारे भारत में भी कुछ तरीके का है क्या, तो इंडिया में भी है।
इंडिया में आप देखेंगे कि जो पाक स्ट्रेट है, पाक की खाड़ी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये भारत व श्रीलंका के मध्य। तो ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं पाक, लेकिन हम बोलते हैं इसको पाक हैं, ठीक है। तो एल साइलेंट होता है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य है वो, और तो इसको हम पाक की खाड़ी बोलते हैं। जो पाक स्ट्रेट है, तो ये पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में अलग करता है। तो आप देखेंगे कि इसकी जो बनावट है कुछ इस तरीके से होती है। सही है, भारत का ये हिस्सा इस तरीके से ये वाला, और ये श्रीलंका, और ये आदम का ब्रिज हो गया। तो इस तरीके से जो ये नैरो पैसेज है, ये यहाँ पे आप बंगाल की खाड़ी देखेंगे, और यहाँ पर आप ये अरब सागर वाला जो हिस्सा है, हिंद महासागर का उत्तरी हिस्सा, तो ये पाक की खाड़ी और ये बंगाल की खाड़ी। तो इस तरीके से ये जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे पाक स्टेट पड़ता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि पाक स्टेट। और अगर थोड़ा और हम चले जाएं, तो एक जो बेरिंग सी वाला हिस्सा है, बेरिंग स्ट्रेट आपने पढ़ा होगा, जो अलास्का और रूस के बीच में है। तो ये रूस का हिस्सा है और ये अलास्का का हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी यहीं से होकर के जाती है। तो ये बेरिंग स्ट्रेट हम पढ़ते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किस स्ट्रेट से होकर जाती है, तो बेरिंग स्ट्रेट से होकर के जाती है, ठीक है। बेरिंग सी भी यहीं पर है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मैप में आप इस तरीके के और स्टेट ढूंढ सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ है, इनकी लोकेशन कहाँ पर है। आइए आगे देखते हैं। झील, देखिए झील क्या है, एक जलाशय जो चारों ओर स्थल खंड से घिरा हुआ है। झील दो प्रकार की होती हैं, एक खारे जल की झीलें, एक मीठे और अर्थात ताजे जल की झीलें, ठीक है। खारे जल की झीलें इस तरीके से, जो खारे जल की झीलें आपको ज़्यादातर आपको समुद्र के किनारे मिलेंगी, समुद्र के जो तटीय क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जो समुद्र का जल जो फंस जाता है। और आपको ये झीलें आपको इनलैंड भी मिल सकती हैं, ज़मीन के भीतर भी, जैसे कि सांभर झील हो गया भारत में, ठीक है। और अगर तटीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमारा चिल्का झील हो गया, ठीक है, पुलिकट झील हो गया, ये खारेपन की है। सांभर भी खारे की है। अब जैसे मीठे पानी की तो वुलर झील हो गई, ठीक है, नैनीताल हो गई। तो इस तरीके ये मीठे पानी की झील हैं। तालाबों को हम झील नहीं बोल सकते हैं, तालाब एक छोटा हिस्सा होता है और झील एक बड़ा जल क्षेत्र हो जाता है जो चारों ओर से स्थल खंड से घिरा रहता है। जैसे कि कैस्पियन सी है, अगर हम कैस्पियन सी की अगर हम बात करें तो कैस्पियन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। नाम उसका उसमें भले ही सी लगा हुआ है, लेकिन वो है एक झील। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए उसको हम कैस्पियन सी तो बोलते हैं, लेकिन कहलाती वो झील है। और ये पूछ लिया जाता है कि भाई इसके चारों तरफ जो ये इनलैंड है घिरा हुआ है, तो इसके चारों तरफ देश कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से देश हैं, जैसे कि पहला है इस तरीके से रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अज़रबैजान है। तो इसे याद करने के लिए एक तरीका है कि इनके जो पहले नामों के जो पहले वर्ड हैं, जैसे कि ए फॉर हमने अज़रबैजान, के फॉर कजाकिस्तान, आर फॉर रसिया, आई फॉर ईरान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, तो इक्रित। तो इस तरीके से ये पूछते हैं पेपर में कि निम्न में से कौन से कैस्पियन सी के पड़ोसी कैस्पियन सी से लगते हुए देश हैं। तो देशों के नाम होंगे और एक ऐसे देश का नाम डाल देंगे जो उसके आसपास भी नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सुपीरियर झील, ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। सुपीरियर झील ये कहाँ पर है, हमारी उत्तरी अमेरिका में है। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, कैस्पियन सी को आप मीठा पानी बोलेंगे क्या? ये खारा होगा, ठीक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कैस्पियन सी है, जो हमारा टेथिस सी है, तो जब हिमालय से आसपास हिमालय का उत्थान हुआ और आसपास के जो पर्वतों का निर्माण हुआ, तो जो समुद्री पानी था वो बीच में इन्हीं में ज़मीनों में फंस गया, तो वो खारा पानी था। तो ये मीठे पानी का नहीं है, खारे पानी का है। तो सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बैकाल विश्व की सबसे पुरानी व गहरी झील है, रूस में है जो, तो ये भी मीठे पानी की है, लेकिन इसमें क्या आता है, ये बैकाल जो है सबसे पुरानी झील है और गहरी झील है। बैकाल झील आपको कहाँ मिलेगी? रूस में मिलेगी। कुछ झीलें जैसे अपने विशाल आकार के कारण समुद्र के नाम से, वही चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई कि अपने विशाल आकार के कारण झीलों को समुद्र भी बोला जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कैस्पियन सी हो गया, अरल सी हो गया, ठीक है ना, जो कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के बीच में है, जैसे कि उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, तो उक आप याद रखें, उज़्बेकिस्तान का ऊ और का से कजाकिस्तान, तो उक। तो अरल सी से दो लगते हुए देश कौन से हैं? उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान।
डेड सी, जॉर्डन, ये तो बहुत ही खारी झील है। ठीक है, यहाँ पे तो अगर आप इसमें आप डूबेंगे भी नहीं, आप तैरेंगे, क्योंकि पानी का जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो वाटर जो ज़्यादा डेंस होगा तो उसमें आप डूबते नहीं हो, आप उसमें तैरते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है झीलों को समझा। अब जैसे कि विश्व की सबसे ऊंची झील तो लेक टिटिकाका झील, ये कहाँ पर आपको पड़ती है? ये आपको पेरू और बोलीविया में है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। तो समुद्र तट की झीलों को लैगून कहा जाता है। जैसे मैंने आपको चिल्का झील बताया, आपको पुलिकट झील बताया, तो इन्हें लैगून बोला जाता है। केरल में भी होती हैं, तो केरल में इन्हें कयाल बोलते हैं। केरल में क्या होता है कि जो ये केरल वाला हिस्सा है यहाँ पे, तो समुद्री जल जो है ये अंदर ये घुसा चला आता है, और अंदर जो जैसे कि कुछ चैनल्स बने रहते हैं, तो नहरों टाइप के, तो उनमें ये पानी उसी में ऐसा प्रवाहित होता रहता है, फिर आगे समुद्र में निकल जाता है, फिर चला आता है। तो इस प्रकार से इनमें सर्कुलेशन चलता रहता है, तो इन्हें कयाल बोलते हैं। यहाँ पे जो एक नौका रेस है, जो स्नेक बोट रेस है, वो बहुत फेमस है। तो जैसे कि कयाल केरल के जो होते हैं, जो झीलें होती हैं, उन्हें कयाल कहते हैं। ठीक है, लैगून में क्या होता है? लैगून में जैसे अगर आपसे पूछे कि लैगून क्या है, तो लैगून जो होगा समुद्री जल जो रिस कर मिलता रहता है, मतलब ज़मीन में अंदर आ जाता है। जैसे चिल्का झील उड़ीसा, बिम्बानाथ केरल, पुलिकेट आंध्रा। आप पुलिकट का देखेंगे तो पुलिकट तमिलनाडु और आंध्रा के दोनों हिस्से में आता है। ठीक है, इस प्रकार से, तो वो तो हमें ऑप्शन के हिसाब से करना होगा। भारत की सबसे ऊंची झील जो है कौन सी? चोलाहामू झील है, जो सिक्किम में है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंचाई पे जो झील है। अब देखते हैं आगे नदी, जिसे हम रिवर बोलते हैं। तो नदी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नदी क्या होती है? जहाँ से नदी निकलती है उसे उसका उद्गम कहते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि हम लोग उद्गम और जो उसका मुहाना है, माउथ है, उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो माउथ, मुहाना हम सोचते हैं कि जहाँ से नदी निकलती है उसको हम मुहाना समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जहाँ से नदी निकलती है उसको उसका उद्गम कहते हैं, और जहाँ ये समुद्र में मिलती हैं वहाँ उसे इसको मुहाना कहते हैं। ठीक है, माउथ। बड़ी नदी में गिरने वाली छोटी नदियों को सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, सहायक नदी मतलब इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी। जैसे अमेजन नदी की अगर हम बात करें तो अमेजन की सर्वाधिक 4000 सहायक नदियां हैं। अमेजन नदी आपको कहाँ मिलेगी? आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगी। ठीक है, कोई नदी अपनी सहायक नदियों सहित जितने क्षेत्र का जल ग्रहण करती है वह उस नदी का बेसिन या द्रोणी कहलाता है। ये इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए कि मेन स्ट्रीम नदी की चली जा रही है और बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ उसमें आकर के प्रवाहित हो रही, मिल रही हैं। तो इस तरीके से इसने इतने पूरे क्षेत्र का जो वाटर है अपने मेन स्ट्रीम में ले लिया ना, तो ये इस क्षेत्र का ये क्या कहलाया? उस नदी का ये बेसिन कहलाया, द्रोणी। तो जैसे गंगा नदी की हम बात करें तो गंगा नदी में आप नॉर्थ से भी और आप साउथ से भी आप देखेंगे तो बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, तो उसको उस नदी का क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। जैसे कि अमेजन बेसिन का विस्तार 80 लाख किलोमीटर है, तो आप सोच सकते हैं कि 80 लाख किलोमीटर उसका विस्तार है, तो वह नदी कितनी बड़ी होगी। एक चीज़ और कन्फ्यूज़न रहता है कि नदी का बड़ा होना और नदी का लंबा होना, ये दोनों अंतर हैं। ठीक है, बड़ा होना बेसिन पे डिपेंड करता है, और लंबाई होना कि वो कितनी लंबाई तक वो चली जा रही है, बहती चली जा रही है। ठीक है, तो ये लंबाई होती है। लंबाई कहने का मतलब है कि उसने कितने किलोमीटर का रास्ता उसने तय किया। ठीक है, तो वो लंबाई हो जाएगी। और जो बड़ी होने का मतलब है कि उसने कितने क्षेत्र का जल ग्रहण अपने आप में समाहित किया, तो उसे हम उसको उसके हिसाब से बड़ी बोलेंगे। बड़ी हम उसको बेसिन के हिसाब से बोलेंगे, लंबाई उसकी डिस्टेंस के हिसाब से बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि कुछ नदियाँ अपने साथ सिल्ट लेकर समुद्र में मिलती हैं। सिल्ट जो गाद होता है जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। सिल्ट का मतलब होता है अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिट्टी अपने साथ बहाकर लाती है। जैसे आप देखेंगे कि बरसात में जब बरसात होती है तो आप देखेंगे कि दूर कहीं लगा बालू का एक टीला, बरसात में बह करके पानी के साथ में आपके घर के आगे लग जाता है, तो वो भी एक आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि एक सिल्ट बहाकर पानी अपने साथ ले आता है। और वही जो सिल्ट वो जहाँ पर छोड़ता है, जहाँ पर वो समुद्र में मिलती है, जहाँ उसका मुहाना होता है, तो वहाँ पर वो सिल्ट को छोड़ करके डेल्टा का निर्माण करता है। जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। पथरीले इलाके से बहने वाली नदियाँ अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, पथरीले इलाके पे क्या है? पथरीले इलाके पे वहाँ पे वो ठीक से डिपोजिशन नहीं कर पाती। वहाँ पर सिर्फ ये क्या करती हैं, उस जो पथरीले इलाके का कटाव करती हुई वहाँ पे एक गैप बना देती हैं, तो एक चैनल बन जाता है जिसको हम एस्चुरी बोलते हैं। एस्चुरी में क्या होता है कि यहाँ पर कि जो चैनल बन जाता है, तो यहाँ पे जैसे कि ये वाटर आ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं।
जैसे कि ये एक नदी के बहाव से एक कट बन गया है, यहाँ से नदी बहती हुई चली आ रही है और ये समुद्र में यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पर समुद्र के पानी, खारे पानी और नदी के मीठे पानी का एक मिलन क्षेत्र बन जाता है। तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं एस्चुरी निर्माण बोलते हैं, एस्चुरी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा जो चैनल, तो आप देखेंगे जो द्वारिका के आसपास का क्षेत्र है, नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है, तापी नदी का जो क्षेत्र है, वहाँ पे ये नदियाँ क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और अधिकतम जो एस्चुरी है आपको भारत के पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगी। यदि कोई नदी अनेक शाखाओं से विभक्त हो जाती है तो इसे उस शाखाओं की डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे। अभी हम ट्रिब्यूटरी की बात कर रहे थे कि ये इसमें मिल रही है, ये इसमें मिल रही है, ये इसमें मिल रही है, तो ये ट्रिब्यूटरी हो गई। लेकिन जैसे कोई नदी जा रही है, जैसे कि नदी की मेन स्ट्रीम है, यहाँ से ये यहाँ पे चली गई, ये यहाँ से यहाँ चली गई, ये यहाँ से यहाँ चली गई, तो ये इसकी अनेक शाखाएं हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। जैसे गंगा भागीरथी एवं पद्मा के रूप में विभक्त हो जाती है। गंगा जब बंगाल से पश्चिम बंगाल में आती है तो भागीरथी और पद्मा के रूप में विभक्त हो जाती है। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदियाँ, लंबाई की दृष्टि से, जैसे कि नील नदी सबसे लंबी। ठीक है, आप देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप में कि वो साउथ सूडान से होते हुए और विक्टोरिया झील से होते हुए इस तरीके से बनती है और यहाँ से होते हुए मिस्र के यहाँ पे मुहाने पे भूमध्य सागर में यहाँ पर इतना लंबा इसका पाथ होता है। अमेजन नदी अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे घने जंगल अमेजन के तट पर ही पाए जाते हैं, क्योंकि अमेजन का अफवाह क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, अफवाह मतलब द्रोणी। फिर यांगटी सीकांग जो चीन में है, मिसिसिपी मिसौरी यूएसए में है। तो इस तरीके से ये नदियों का क्रम भी हमको ध्यान रखना है कि पहले नील, फिर अमेजन, फिर यांगटी सीकांग, फिर मिसिसिपी मिसौरी, और हमें ये भी याद रखना है कि ये है कहाँ पर। तो इस तरीके से हमने कुछ विशेष शब्दावलियों को समझा। आगे मैं और भी आपके लिए शब्दावलियों को लेकर के आऊँगा। देखिए बेसिक मेरा मतलब ये है शब्दावलियों को पढ़ना, क्योंकि इनके माध्यम से हमारे कई सारे प्रश्न जो हैं, क्वेश्चन है, क्लियर हो जाते हैं। अगर हमें विकल्प लगाते वक्त अगर हमें कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम इन डेफिनेशन को अगर हम याद रखते हैं तो इसके माध्यम से हम उन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।